तो जब अंकित इंस्पायर्स इंडिया की कहानी शुरू होती है तो उसका मेन जिम्मेदार मैं न्यूज मीडिया को ठहराता हूँ। आप एक ऐसी बात बोल रहे हैं अंकित सर अब मैं बताता कि हूँ, आपकी हो जाएगी ट्रोलिंग। मैं 5 तारीख को अपने रियल न्यूज एंड एनालिसिस में नीट का मुद्दा उठा चुका था। हर जगह मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री पहुंच जाए ना, बस दी एंड है। जब जकरबर्ग जैसे लोग आते हैं तो कॉन्फ्रेंस रूम में करते हो, शकीरा आती है तो नचाते सबके सामने हो कि देखो पैसे से हमने क्या कर लिया। उल्टा कर दो यार कि अंबानी की शादी में शाहरुख खान भी भीड़ में फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से ये न्यूज नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है। मैं बनाता हूँ। वो वीडियोस बनाने वाला जो सर हैं वो कहाँ चले गए? या तो आप पूरी तरीके से इनके हो जाइए या पूरी तरीके से उनके हो जाइए। अल्टीमेटली मसाला ही परोस करके तनख्वाह और पैसे और पॉकेट्स बड़ी की जा रही है। मीडिया को अगर अच्छे से काम करने देना सरकार चाहती है तो एक फंड बनाए। मैं सरकार का मुखारबिंद बन गया हूं कि भैया आई एम द स्पोक पर्सन, आइए मैं बोलूंगा। नहीं टीचर्स के केस में ऐसा बहुत बार होता है सर कि वो अपने नोट्स को पिछले 10 साल से अपडेट नहीं किए हैं। हर समय जो है नेगेटिव क्यों देखना, न्यूसेंस ही न्यूज क्यों? जहां जहां न्यूसेंस है वो न्यूज बनी हुई है। उसने इसको ये कह दिया, उसने इस तरह से बोल दिया, अब वो उस पर डिबेट चल रही है। द रेड माइक की एक नई प्रस्तुति में आप लोगों का स्वागत है। ये है द रेड माइक पॉडकास्ट। अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज। वो इतने इंस्पायरिंग कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, और एकदम ऑर्डिनरी दिखने वाले बोलने वाले लोग कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, उसकी एक दास्तान। आज के हमारे पहले एपिसोड में हम बात करेंगे अंकित अवस्थी सर की। अंकित जी एक टीचर हैं। अंकित जी जो हैं उन्होंने कोटा में कई साल कोचिंग कराई, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद यही करते करते ये पूरा काम उन्होंने शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन। 1.5 साल पहले ये काम शुरू किया था, और जब उन्होंने ये शुरू किया था और तब से लेके अब तक की उनकी यात्रा कुछ ऐसी रही है कि 4 यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं। उसमें 4-4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और भी कई चैनल्स हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। एक चैनल सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर करता है। उनका ये मानना है और ये कहना है कि मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन आसान भाषा में उनको समझाने वाला कोई नहीं। और यही मेरी सफलता का राज है। इसके अलावा वो बहुत इंस्पायरिंग लोगों की कहानी भी सुनाते हैं। लोग जो कि आपके आसपास ही होंगे, आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तो बगल में ही थे, लेकिन उन लोगों की कहानी सुन करके और उसको मंच पर लाना और प्रस्तुत करना और ये बताना कि कैसे हम सब में एक इंस्पायरिंग इंसान छुपा हुआ है। द रेड माइक पॉडकास्ट में मैं पेश करता हूं अंकित अवस्थी सर। अंकित अवस्थी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप इतने बिजी रहते हैं, आप चीज़ों को समझाने में लोगों को इतने मशरूफ़ रहते हैं, वो तो हम देखते ही रहते हैं आपके यूट्यूब वीडियोस पर। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब शुरू कैसे हुआ, सूझी कैसे? सर आप लोग जो काम कर रहे थे ना, उस काम को आप लोगों ने ना बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया था। तो मुझ जैसे लोग दिखाई देते थे कि यार इनको कोई आसान भाषा में तो बताए कि संकेत सर ने जो बताया है वो ये है। मेरा काम आपसे नीचे वाला था, तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए, मैंने कहा चलो आसान करते हैं। बस वहीं से सर एनालिसिस प्रोग्राम निकल के आ गया। आप लोग न्यूज सुनाते चले गए, मैं न्यूज समझाता चला गया, और समझाते समझाते मेरा शो बन गया रियल न्यूज एंड एनालिसिस। अब मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। अरे बाप रे, तो काउंटर इंटरव्यू हो गया। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से चलना है। हाँ सर, आप मुझे थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, बिकॉज हम ऑडियंस को बता दें कि मैं जस्ट पहुंचा हूं और कैमरा ऑन कर दिया है हमने, सो दैट कि हम दोनों के बीच की जो बातें हैं ना, एकदम ऑर्गेनिक आप लोगों तक पहुंचे बिना किसी फ्रेमिंग के। तो ऑर्गेनिक में पहले, और हाँ, और दर्शकों को ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन किसका इंटरव्यू कर रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे। हाँ, तो ना मैं यहाँ पे चीज और ऐड कर देता हूँ
मुझे सर का मैसेज मिला कि इस तरह मिलने का कुछ प्लान करते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेलिंग बिना जाने मैंने कहा कबूल है, पहुंचते हैं हम सीधे। और मैं सर के घर पहुंच चुका हूँ, शूट चल रहा है। हम एक दूसरे के बारे में अब डिटेल से जानेंगे, तो आप लोग सब ये जान लें कि पहली बार हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, अब तक दोनों का काम जानते थे। डन है सर? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो सर पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। हाँ। आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ से और यहाँ तक की जो जर्नी है इसे ब्रीफ में बता दीजिए। प्रोफेशनल प्रोफेशनल जर्नी 2002 में शुरू हुई। एक न्यूज़ एजेंसी है इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस। ठीक है। उस समय उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी, खास तौर से इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया अब्रॉड न्यूज़ सर्विस हुआ करती थी। ओके। जो विदेश में जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इंडिया के बारे में जो खबर है वो उसमें छपती थी। तो उसमें मैं सिटी बीट करा करता था। क्राइम, दिल्ली का क्राइम बीट, दिल्ली की कोई इवेंट्स हो जाएं। ये 2002 की बात है। ठीक है। 2002 से 2003। फिर 2003 से 2005 हम आपके शहर में थे, जयपुर। अरे वाह। और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार वहाँ पर था। हिंदुस्तान टाइम्स का जो जयपुर एडिशन था, उसमें मैं बतौर रिपोर्टर काम किया मैंने 2 साल, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, आसपास के जो कॉलेजेस हैं वो, राजस्थान कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ठीक है, इन सबको पूरा कवर किया। ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिर हमारी बीट हुई तो RSRTC, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये सब मेरी बीट्स हुआ करती थी। और फिर लॉन्ग फॉर्मेट ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज प्रिंट में बेसिकली 3 साल, जिसे कहते हैं ना ढंग से चप्पल घिसाई। तो आपने वहाँ पे जैसे हम लोग जितना मीडिया को जानते हैं उसमें एक लोग वो होते हैं जो संवाददाता बन के बोल रहे होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो लिख करके कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आप कौन सी वाली साइड थे? मैं रिपोर्टर था। तो रिपोर्ट आप जब करते थे तो लिख करके बिल्कुल। टीवी इसमें प्रिंट में आप 1 पर्सन आर्मी होते हैं। टीम बाद में आती है। आप बेसिकली फील्ड में जाएंगे, आप कोई चीज महसूस करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, लिख के जब आप दे देंगे तब सब एडिटर आता है जिसका काम है आपकी कॉपी को चेक करना। चेक करके जब वो डाल देगा फिर उसकी गुणवत्ता के हिसाब से ये तय होगा कि वो न्यूज़पेपर के कौन से पन्ने पे जाएगी, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 6वें पेज के कोने में। ये सारी चीजें जो हैं वो लास्ट में एडिटर तय करते हैं। तो आपकी स्टोरी के सेल्समैन आप ही हैं शुरुआत से लेकर के। तो ये प्रिंट वाली जर्नी थी। फिर NDTV में टीवी की जर्नी शुरू हुई, दिल्ली में 3-4 महीने। तो उसमें भी आप प्रिंट से टीवी में आए, तो किस रूप में आए आप? मतलब रिपोर्टर के रूप में। लेकिन NDTV ने जब हायर किया 2005 में, उन्होंने मुझे हायर किया था एज अ ट्रेनी ऑन द न्यूज़ पूल। ओके। एंड बाइलिंगुअल। ये डॉक्टर रॉय की पहले से क्लियर था, आप दोनों भाषा बोल लेते हैं। मेरे साथ एडवांटेज ये रहा कि मैं दोनों भाषा बोलता हूँ, वेरी गुड, हिंदी और अंग्रेजी। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि हम हिंदी चैनल के लिए भी काम करते थे, इंग्लिश के लिए भी करते थे, और मतलब ट्रेनिंग ऑन द न्यूज़ पूल थे। यानी कि पूरा एक 360 डिग्री मुझे NDTV में मिला, जिसमें मैं रिपोर्टिंग भी करता था, फिर आ करके अपनी स्टोरी जो है उसकी स्क्रिप्ट लिख करके फिर उसको एडिट भी करता था। फिर एडिट करके उसको, ऑब्वियसली जब आप एडिट करोगे तो एक एडिटर बैठ के उसको चेक करेगा कि आपकी स्क्रिप्ट सही है या नहीं, आप जाओ इसमें ये इम्प्रूवमेंट करो, वो करो। तो ये सारी चीज़ें वो करते थे। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद सम वेरी वेरी शार्प एंड टैलेंटेड सीनियर्स। मुझे जो वरदान प्राप्त हुआ 2002 ऑनवर्ड्स कि जो मेरे बॉसेस थे वो बड़े अच्छे बॉसेस मिले मुझे मेरे जीवन में, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे NDTV में शुरुआती दौर में हो। फिर उसके बाद फिर वो जर्नी चलती रही। यहाँ से निकले, NDTV लखनऊ गया, बहुत यंग उम्र में लखनऊ जैसा ब्यूरो में काम किया। ओके। तो 2.5 साल। नेटिव कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, अयोध्या। ठीक है। हाँ, तो 2.5 साल वो, उसके बाद फिर मैं दिल्ली वापस आ गया क्योंकि मेरा परिवार यहाँ था। ठीक है। तो वापस आ गए। फिर यहाँ पर कुछ चैनल्स में काम किया। टाइम्स नाउ एक चैनल है, उसमें 6 साल काम किया। अरे वाह। उसके बाद फिर NDTV के बाद, NDTV के बाद, हाँ, उसके बाद फिर इंडिया टुडे में 3 साल। अब यहाँ मैंने रिपोर्टिंग और एंकरिंग, टाइम्स नाउ में एंकरिंग भी करता था। रिपोर्टिंग और एंकरिंग के अलावा
आई स्टार्टेड डूइंग आउटपुट। यहाँ वो जो आप स्विच की बात कर रहे हैं वो स्विच यहाँ हुआ। तो इसमें फिर हम चले गए वो करने आउटपुट। आउटपुट से मेरा मतलब कि न्यूज़ रिपोर्टर ने दे दी तो फिर उसको टीवी पे डालना कैसे है, ये चीज़ का एक्सपीरियंस 3 साल तक हमने वो लिया। सो आई यूज्ड टू हेड द आउटपुट डेस्क। ठीक है। तो एक टीम को गाइड करना, खबर को लैंड कैसे करना है, खबर को स्क्रीन पे कैसे दिखाना है, उसमें क्या एंगल लेना है, उसको किस खबर को बड़ा बनाना है, कितने घंटे तक चलाना फिल्मों है। में होता है कि फिल्मों में देखा है, क्योंकि मैं कभी, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो कैसा माहौल होता है न्यूज़ रूम में कि ये खबर आ गई, इसको चलाना है, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है और इसको फ्लैश कर देना है। तो इस पूरे प्रोसेस में वो व्यक्ति कौन है जो कहता है कि हाँ मैं इसका लोहा लेता हूँ कि भाई गड़बड़ हो गई तो मेरी जिम्मेदारी? आउटपुट रिपोर्टर का काम ये है कि वो अपना स्टोरी फाइल कर दे, ये ऐसा ऐसा मेरे पास आया है। ओके। तो जो एडिटर है वो इवेंचुअली वो ये कॉल लेता है कि हाँ हमें ये खबर को बहुत बड़ा करना है। फिर उसके बाद टीवी जो है वो फंडामेंटली एक लेबर इंटेंसिव काम है, मतलब उसमें बहुत लोग चाहिए। आप लाख ऑटोमेट कर दीजिए लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत हद तक नहीं बदल पाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हालांकि बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, वो बहुत हद तक वो सेकंड गेसिंग एल्गोरिदम यूज करके कि ये खबर जो है वो आपको, क्योंकि आपका पैटर्न स्टडी करेगा कि आपको इस तरीके की चीजें पसंद आती हैं, एआई ये करता है ना, तो वो सेकंड गेसिंग जरूर कर रहा है, लेकिन एआई आपको अब तक की जानकारी के आधार पर जानकारी देगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें एक एडिटर अपनी गट फीलिंग इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है कि ये तो ऑब्वियस चीज है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मुझे ये करना चाहिए, चलो ये कर देते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होगा, पिट जाएंगे फिर कुछ बदल देंगे। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम एक ऑफिस में बैठे हुए एक बॉस या फिर वो जो आउटपुट है, आउटपुट टीम जो इवेंचुअली उसको बना करके तैयार करके टीवी पे परोस रही है या प्रस्तुत कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से आउटपुट बहुत जरूरी होता है। रिपोर्टर लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि ये समझना कि असली काम तो हम ही कर रहे हैं, ये ऑफिस में बैठे वाले क्या करते हैं। तो वो जब हम दूसरी तरफ गए तब ये एहसास हुआ कि हर तरीके से लोग जरूरी होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ से ये कॉल लेना कि मतलब नीड ऑफ द आवर क्या है, ये आउटपुट का काम है टेक्निकली। अब मेरी बारी है आपसे सवाल पूछने है ना? नहीं, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन। हाँ, वहां से यहाँ तक कैसे, फिर यहाँ से फिर आप मेरा इंटरव्यू तो वहां से जाहिर सी बात है, मतलब वो करते गए, फिर वापस मैं घूम फिर के एनडीटीवी आया। एनडीटीवी जब आया तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इस नेटवर्क के जितने बड़े मार्की प्राइम टाइम शोज थे वो 4 साल तक एक एक करके, मतलब आई वाज ग्रेटफुल टू माय बॉसेस कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो सारे शोज पकड़ा दिए, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो ओल्डेस्ट रनिंग इंग्लिश डिबेट हो या ओल्डेस्ट रनिंग हिंदी डिबेट शो हो, डेली 9 PM प्राइम टाइम हो हिंदी का, या फिर वो अंग्रेजी में प्राइम टाइम शो हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके देने लगे। उसके बाद फिर मैं बहुत हद तक आउटपुट का भी काम करता था कि पॉलिटिकल स्टोरीज जो हैं वो किस तरीके से चैनल पे जाएंगी, उसमें क्या हम लाइन लें, नीचे क्या लिखें, उसको लैंड कैसे करें। तो मैं ये मानता हूँ कि पिछले कई सालों का जो जितना एक्सपीरियंस था वो सब ये लास्ट के मेरी जो लास्ट नौकरी थी उसमें टीवी की, उसमें आकर के वो उसका ग्रैंड कल्मिनेशन हुआ और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, दर्शकों का भी एक्सपोजर मिला। मतलब आप तो हाँ, वो रिवार्ड है, रिकॉग्निशन इज रिवार्ड, लेकिन उसके पीछे की जो जुगत है वो 20 साल की, मतलब वो उस समय आपको ये जरूर लगता है कि ये सब अनरिकग्नाइज जा रहा है, लेकिन बाद में वो जब एकदम से आता है ना तब आप ये सोचते हैं कि यार ये तो एकदम से आ गया। वो एकदम से नहीं आया है, वो संचय किया हुआ जो आपका काम है वो सब मिल करके आपकी पर्सनैलिटी बना रहा है जो कि फाइनली रिकग्नाइज हो रही है। और क्योंकि वो स्टेज आ गई थी, मुझे ऐसा लगा कि इट विल ओनली बी राइट ऑन माई पार्ट एंड फॉर माई व्यूअर्स और मेरे खुद के लिए भी कि मैं अब उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाऊं, एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की तरह लेकर के जाऊं। तो मैं और हमारे कुछ साथी मिले
और हमने ये एक नया रास्ता चुना है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब उसको धीरे धीरे करके आगे लेकर के जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ। और मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि आपको भी आज सर के बारे में इतनी सारी पुरानी बातें पहली बार पता चली होंगी। हाँ, यूजुअली मतलब क्या काम आपका हमेशा दूसरे से पूछने का रहा है, मैंने आज पासा पलट दी है। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। पूछें जरा, आप पूछें। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? हाँ। और इंस्पायर करने की आपको क्यों सूझी? तो सबसे पहले तो योर लाइफ जर्नी प्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ जर्नी बहुत शॉर्ट में इतनी है कि एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, ग्रामीण परिवेश से पला बड़ा हूँ। पिताजी तृतीय श्रेणी शिक्षक थे, फिलहाल रिटायर्ड हैं, और उनको पढ़ने का मुझ में कुछ एसेंस लगा था कि पढ़ सकता है, तो पढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। मैं पढ़ता ठीक ठाक चला गया। इस बीच में राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉप करने का मौका मिला, मुझे गोल्ड मेडल एजुकेशन में मिला। IIT कानपुर से एमटेक करने का सौभाग्य मिला, और टीचिंग में 2011 से लगातार 16 तक कोटा में काम करने का मौका मिला, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम किया। काफ़ी अच्छा काम से मतलब है कि मेरा काम रिकॉग्नाइज हुआ। आपने जैसे कहा ना, लोग पहचानते हैं तो फील आती है, वैसी फील वहाँ पर मुझे आने लगी और ठीक ठाक पोजीशन पे मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैं आपसे शुरुआत में पूछ रहा था कि आप प्रिंट में थे, प्रिंट से आप फिर इस तरफ कैसे आए, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी कुछ वैसा था कि मैं केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री से थोड़ा सा बोरियत होने लगी कि यार बहुत दिन से एक ही चीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज करते हैं। तो सिविल्स जो कि होता है, कहते हैं कि आप जब 28 साल के आसपास उम्र में होते हो तो दो ही चीज़ें आपके मन में आती हैं, इधर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे या सिविल सर्विसेज। तो मेरे साथ सिविल सर्विसेज का कीड़ा उस समय थोड़ा बढ़ के निकला, और जब वो बढ़ के निकला तो प्रिपरेशन के साथ साथ स्किल पहले से थी, प्रिपरेशन से कंटेंट डेवलप हुआ, फिर वही कंटेंट मैं आसान भाषा में समझाने के लिए यूट्यूब को एज ए प्लेटफॉर्म पकड़ लिया। और आज जो मैं कर रहा हूँ बस वो यही है कि आप लोगों के काम को जनता तक आसान करके पहुंचा रहा हूँ। ये आपने दूसरी बार बोला कि आप लोगों के काम को आसान करके जनता तक पहुंचा रहा हूँ। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। ठीक है। एक तो आपको एक अवसर दिखा और एक ज़रूरत महसूस हुई, और वो आपने अपनी नीश बनाई और उस पर आपने आगे, और बहुत बहुत सफलता आपको मिली है। मतलब आपके मेरे ख्याल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ। और चारों प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे आर अ रनवे सक्सेस। मतलब ठीक ठाक। जैसे आपका मेन प्लेटफॉर्म जो है अंकित इंस्पायर्स, 5 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं। 4 मिलियन हुए हैं। हाँ। 1.5 साल के अंदर। हाँ, 1.5 साल में। हाँ। ठीक है, ये भी अपने आप में फिनोमिनल है। हाँ। और उसके बाद एक दूसरा है जो कि IS, अपनी पाठशाला, उस पे भी 2 मिलियन 2 दिन पहले वो भी 2 मिलियन हुए हैं। वो कितने टाइम में हुआ? उसको 1 साल हो गया। 1 साल में हुआ है। दिस इज रिमार्केबल। ये रिमार्केबल है। एक आपका अपना खुद का वो वीलॉग है, वो प्लेटफॉर्म भी मैं देखता हूँ, उसमें भी जाहिर सी बात है। वो एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स लोगों को अपना ये भी बताना होता है कि भाई मेरी भी जिंदगी में कुछ प्राइवेट चीजें हैं जो आप परिवार के सदस्य हैं तो पता हो आपको। तो उस तरीके से, जैसे मैं जब आपसे पहली बार बात किया तो तब तक आई वॉज अनअवेयर कि आप अपने आप में एक न्यूज़ मीडिया हाउस हैं। मुझे बस आपका नाम पता था, पर जब मैंने बाद में गूगल किया तो मैम का नाम साथ में जुड़ा। मैंने कहा यार मैं किन से बात कर लिया हूँ। आई वॉज ऑब्लाइज्ड कि यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों की अपनी अपनी उपलब्धि है। हाँ, नहीं, तीसरा चैनल जो है, अरे तीसरा चैनल आपका बातें बाजार की है, और वो मार्केट के ऊपर। हाँ, मार्केट के ऊपर सर। उसमें भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं। एक एक करके मुझे आप इन सब चैनल्स के बारे में बताइए। जैसे जो सबसे पहला चैनल था वो क्या करता है? सबकी बातें बताता हूँ, है ना। और उससे हम लोग ना ये चीज़ डिराइव करेंगे कि जो आपने क्वेश्चन मूल रूप से पूछा था कि आपको क्या ज़रूरत लगी, क्योंकि आप कह रहे हो न्यूज़ को आसान कर रहा था, तो ये कटाक्ष है कि मतलब एक तरीके से किस तरह से लिया जाए। नहीं, दो हैं इसके तरीके। एक तो ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आप उसमें बहुत अच्छा कर गए, और दूसरा मैं इसमें एक सबक देख रहा हूँ न्यूज़ मीडिया के लिए, कि जो काम न्यूज़ मीडिया नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो आपका मेन काम था, पत्रकारों का काम जनता से संवाद का है, और अगर हम संवाद में पिछड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम घटिया पत्रकार हैं, हम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्पेस था। एग्जैक्टली। और हम लोगों की भी ये जो जर्नी है जो बाहर निकलने की, हम भी ये महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम एक रट में फंसे हुए हैं,
और उसी में उलझे हुए हैं और वो जो फेर है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो एक जरूरत महसूस हो रही है। आप जो सवाल करना चाह रहे हो वो राइट जगह लैंड करेगा मेरे इस आंसर के साथ। बिल्कुल। पहला पॉइंट शुरू करते हैं अंकित इंस्पायर्स इंडिया से। तो चूंकि इसकी जर्नी बहुत पुरानी नहीं है, मैं पहले एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाता था और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप इस बात को संभवतया महसूस भी करते होंगे कि करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट न्यूज़, कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। अब उस न्यूज़ को आप बांट देते हो कि ये न्यूज़ भारतीय राज्य व्यवस्था से है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है, क्लाइमेट से है, एनवायरनमेंट से है, इकोनॉमी से है। वो न्यूज़ जब बढ़ती है वही उन बच्चों को इसलिए पढ़नी होती है बिकॉज राइटर ने उन किताबों को जिस समय लिख कर रख दिया उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें वो लिखना भूल गया, या कहिए कि उस समय तक उपलब्ध नहीं थी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, क्रमागत रूप से चल रहे हैं। अब संविधान संशोधन जब किताब लिख कर रखी गई, जो भी एडिशन उसका लेटेस्ट था, उसके बाद सरकार ने आगे चल के कुछ संशोधन कर दिए। अब वो किताब में तो आई नहीं, तो वो बच्चे को पढ़ने मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम में वो सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। अगली बार जब किताब का एडिटेड वर्जन आएगा उसमें वो लिखे भी आएंगे। तो इसका मतलब करंट अफेयर्स क्या है? मेरी एक लाइन में तो मैं ये कहता हूँ कि किताबें छपने से अगली बार एडिटेड वर्जन के बीच का जो मटेरियल है दैट इज करंट अफेयर्स। अगली बार वो किताबों में होगा, मेरा काम उसी साल खत्म हो जाएगा। किताबें मैंडेटरी हैं पढ़ना, करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस वो बन गया है बिकॉज एग्जामिनर क्या कर रहा है ना, वो ये जांचना चाह रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो बच्चा एग्जाम में बैठने वाला है ये कितना प्रिपेयर है। उसको पता भी चल रहा है कि नहीं आसपास क्या चल रहा है, कि किसान आंदोलन चल रहा है, कि जाति का कोई मुद्दा छिड़ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा छिड़ रहा है, ये अवेयर है कि नहीं। अगर कल को ये ब्यूरोक्रेट बन गया और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मेरी किताब में नहीं था, तो इस वजह से करंट अफेयर का मार्केट बड़ा मार्केट बना। मतलब ऐसा तक हुआ है सर बहुत बार एग्जामिनेशंस में कि 40% तक सिलेबस उस साल की घटी हुई घटनाओं से, जैसे हम करंट अफेयर कहते हैं, ऑथेंटिक रूप से ये कहीं वर्ड नहीं है ना, ये शब्द केवल हमने बना दिया जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी अर्थ तो है समसामयिकी, कि वर्तमान में जो चल रहा है सब्जेक्ट के हिसाब से आपने अपडेट कर दिया। तो यहाँ से तो मेरे सब्जेक्ट की नीड डिराइव हुई, क्योंकि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने ये मतलब महसूस किया कि मुझे पढ़ना पड़ता है। और पढ़ते समय मुझे ये बहुत दिक्कत महसूस हुई कि कोई भी व्यक्ति मुझे उस चीज़ को उस आसान भाषा में नहीं बता पा रहा है जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि सर ये रेपो रेट ऐसे ही क्यों रह गई, ये रेपो रेट है क्या, पहले ये तो बता दो मुझे। आरबीआई ने रेपो रेट लास्ट टाइम जितनी ही रखी, इस पे सब खुश हो रहे हैं। भाई क्यों खुश हो रहे हो? मुझे तो बता दो कि अल्टीमेटली हुआ क्या है। बहुत सारे लोग मीडिया में भी ये चीज नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली सर, यहीं से वो वाला फिल इन द ब्लैंक आने वाला है कि मेरी जरूरत मुझे कैसे बड़ी दिखी, फिर मैंने अपना प्लेटफॉर्म क्यों बना लिया। मैं ठीक ठाक तरीके से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता था और ठीक अर्न भी करता था, लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं ये एक स्पेस दिखाई दिया कि यार ना, कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोग हैं मार्केट में और उनको पता है कि ये एक सब्जेक्ट है, मैं इसको रट लिया अच्छे से, इसकी स्लाइड्स तैयार, इसका कंटेंट तैयार, जिस समय चाहूँगा क्लास में पहुँच जाऊँगा और नींद में भी पढ़ा लूँगा। टीचर्स के केस में ऐसा बहुत बार होता है सर कि वो अपने नोट्स को पिछले 10 साल से अपडेट नहीं किए हैं, और मैं खुद उनमें से एक हूँ, तो इसलिए कोई टीचर मुझसे ऑफेंड ना हो, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें सहूलियत जिस तरह से थी याद करने की, हमने आज भी वैसे ही आवर्त सारणी याद की हुई है, पीरियोडिक टेबल वैसे ही याद की हुई है। सहूलियत जो थी हमने वो याद कर ली, और बचपन की जो ABCD याद करने का तरीका है वो बुढ़ापे तक ध्यान में रहता है। तो टीचर जितने पुराने हो रहे हैं वो पुराना कंटेंट साथ लिए चल रहे हैं। मैंने कहा यार यहाँ तो मेहनत का स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बाबा लोग पहले से हैं और इनसे जो नहीं हो पा रहा है वो क्या है, ये वाला काम नहीं हो पा रहा है जो रोज आ रहा है, और उसे छान करके ये अपडेट करें, क्योंकि इसे अपडेट करते हैं इतने में पुराना मिस हो जाता है। करेक्ट। प्लस वो उनकी कार्यशैली भी नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल आप लोगों की तरह ही टफ रूटीन है, और उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है। मतलब वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो मतलब कि पढ़ते चलो भाई, कुछ छूट ना जाए, पढ़ते रहना है, क्योंकि जो चीज़ घटित हो रही है उसको आपको पुराने से जोड़ना है, वर्तमान में लैंड कराना है।
और चूंकि ऑडियंस जिसको मैं डील करता हूँ वो हिंदी भाषी है और अंतरराष्ट्रीय खबरें हिंदी में आती नहीं है, तो मुझे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला। मैंने कहा वाह, दुनिया में जो घट रहा है वो अंग्रेजी में घट रहा है। बहुत खूब। और अपनी दुनिया अपने आसपास वालों की, अपने जैसों की है। उन्हें ये बता दो ना कि आफ्टर ऑल ट्रंप अगर वापस आता है तो क्या दिक्कत है। ट्रंप को लेकर अमेरिका में भी तानाशाही जैसे वर्ड यूज क्यों हो रहे हैं। प्रोजेक्ट 2025 है क्या, किस तरह से इमिग्रेशन का मुद्दा लैंड कर रहा है, उनको उनकी भाषा में बताओ ना। तो अब आप जान के आश्चर्य करेंगे सर कि 16% ऑडियंस अभी का मेरा स्टैट्स है वो यूएस से है। तो मेरा ऑडियंस वहां बैठकर मेरी न्यूज को खा रहा है कि हाँ भाई क्या चल रहा है जरा बता दे यार, क्योंकि इस भाषा में समझाओ दो कि ये है क्या। तो बस और भी सरल तरीके से। हाँ, डायलेक्ट हिंदी है, कंटेंट अंग्रेजी का ट्रांसलेटेड है, पूर्ति में उस कन्वेंशनल सब्जेक्ट और न्यूज ने जो पैदा किया, न्यूज का जो कंटेंट है, उनके बीच की फिलर को पूरा करना। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक आम धारणा न्यूज में और बहुत ही गलत धारणा ये है कि ये खबर फलानी ऑडियंस की, ये ढिमकानी ऑडियंस की, कि ये खबर जो है ये तो इट विल अपील टू इंग्लिश ऑडियंस, इट विल अपील टू, और ये आम तौर से मान लिया जाता था कि इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह जो है वो तो हिंदी ऑडियंस में नहीं, इंग्लिश में ज़्यादा कंज्यूम होती है। मेरे ख्याल से ये सबसे गलत तरीका था सोचने का लोगों का। आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हिंदी भाषी लोग जो हैं वो ट्रंप को गोली लगी ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे? एग्जैक्टली मैं इसको ना ऐसे और कहता हूँ सर कि प्रस्तुतिकरण हर भाषा का अगर कोई वाकई में बहुत प्यार से करता है ना, भाषा बहुत प्यारी होती है। भाषा तो संचार का माध्यम है ना सर। आपने उसको प्रस्तुत कैसे किया, ये सब कुछ उस पे लैंड होता है। और इसमें भी इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने अपने संवाद में सामने वाले के सम्मान का कितना ख्याल रखा। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका ऑडियंस हो सकता है, वो आपका जिस किरदार पर आप बात कर रहे हैं वो हो सकता है, साथ बैठा व्यक्ति हो सकता है। भाषाएं उतनी ही प्रिय हैं जब उन्हें रेस्पेक्ट के साथ यूज किया जाता है। करेक्ट। अगर आप पूरी भाषाओं का सर्वे निकालेंगे ना और कहते हैं कि यार ये भाषा जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है पत्थर सी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर पिताजी को भी तू कह के बोल रहे हैं। हमें आदत नहीं है, हम पढ़ लिख करके सम्मान की भाषा सीखे, और वो सम्मान लेने का जो आदत हो गया ना कि हाँ भाई बच्चों को भी आजकल तो पेरेंटिंग में बेटा आप ऐसा करो, बेटिया आप ऐसे मत करो, आप पहले आ गया है ना, तो वो कर्णप्रिय नहीं लगती। तो वो भाषा को हम इग्नोर कर रहे हैं। भाई भाषा तो माध्यम है संचार का। मैं जिस इलाके से आता हूँ यूपी के अवध क्षेत्र से जी, वहाँ पर चाहे आपका बच्चा 5 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 6 साल का हो, 50 साल के हों, 80 साल के हों, बोला आप ही जाता है। आइए बैठिए, जाइए, करिए। इस पे ना मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ आपको, नहीं फिर भी सुनाता हूँ। मैं आईआईटी कानपुर में था और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। एमटेक में थीसिस लिखते हैं हम लोग, थीसिस लिख रहा था। डीपी मिश्रा मेरे प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, तो अंग्रेजी में वैसे ही हाथ तंग था। आईआईटी में काम सारे अंग्रेजी में होते हैं। मुश्किल से हमने वो सीखी कि काम भर की सीख लेते हैं, सीख ली। लेकिन प्रयास यही करते थे कि जितना हो सके यार हिंदी में काम चल जाए, क्योंकि बोलने में और पढ़ने में पढ़ाकू बच्चे थे तो सीख तो लिए, बस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा तो अब क्या किया जाए। प्रोफेसर साहब के सामने प्रकट हुए कि ये सर हमारी थीसिस है, इसे चेक कर दो। हमने बहुत रेस्पेक्ट से बात की, प्लीज सर इसे चेक कर दो। तो दीजिए नहीं बोला। समझ गए। बोले आप लोग ना तो अंग्रेजी जान रहे हैं, हिंदी जिसे आप समझते हैं कि आप जानते हैं वो भी बोल नहीं पा रहे। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार प्रोफेसर को ना हर बात पे चिल्लाना होता है, गाइड की इमेज होती है कि वो चिल्लाएगा। मैंने कहा यार लोग बुरा नहीं कहते हैं लोगों के बारे में, ये हर बात पे चिल्लाते हैं। मैं बाहर निकल के आया, मैंने कहा सर सॉरी। बाहर आया, उनके असिस्टेंट से बात की। मैंने कहा यार सर का मूड खराब है क्या, हुआ क्या था भैया। मैंने कहा भैया ऐसे बोला था मैंने कि सर मेरी थीसिस चेक कर दो। रुकिए भैया रुकिए, ये कानपुर है और यहाँ पर हिंदी में भी लीजिए कीजिए पीजिए होता है। बहुत खूब, यही है।
यही है। तब से मैंने गांठ हाँ। लगाई, मैंने कहा नहीं भाई। और फिर ये हुआ सर कि अब मैं राजस्थान में हूँ, करते जितने भी शो हूँ राजस्थानी हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं यूपी से हूँ। हाँ। एक तो आपका नाम इस तरीके का मेरा है, सरनेम वहाँ मिलता है, हाँ, काफी कॉमन है, और इस सरनेम के साथ मेरा जो डायलेक्ट है अब वो पूरा यूपी का सा हो गया है, क्योंकि मैंने वहां से सबक सीखा कि नहीं भाई, ये जो पत्थर मारना है ना, ये नहीं मारना है। खैर मतलब वो पीपल शुड नॉट ब्लेम यू फॉर दिस। लेकिन मैं अब एक बार वापस लौटते हैं जी। और आपकी एक बात से मुझे ऐसे लगा कि ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि आप एक मुद्दे को उठा करके, एक खबर को उठा करके उसको एक सरल रूप में लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वो समझ जाएं कि अच्छा ये है, एकदम बेसिक में जा करके कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना? यही तो है मेन बिल्कुल चीज। यही है, बिल्कुल यही। एक चीज जो हम लोग नोटिस करते हैं खास तौर से मीडिया में, वो ये है कि आपका अपना पूर्वाग्रह या आपका अपनी एनालिसिस या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग विच इक्वल्स टू योर ओन व्यू, एक तो हो गई वो खबर की ऐसा है ऐसा, ये तथ्य हैं, और तथ्य के साथ साथ आपके बताने, आपके टोनैलिटी में आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उसमें भी आपका जो पूर्वाग्रह है या आपको जो बायस है वो झलकता है। मीडिया में बहुत हद तक अब पीपल हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि बायस है तो है। आप तब तक बायस रहेंगे या आपके अंदर वो रहेगा एक जिसे कहते हैं ना ओपिनियन देने की एक क्षमता आपकी रहेगी जब तक आप जीवित हैं। ठीक है, क्योंकि हर जीवित इंसान ओपाइन करता है ना, हर समय। ऐसे में आप अपने आप को कैसे बचाते हैं इससे, या बचाने की जरूरत भी है या नहीं? नहीं है, और इसको ना मैं थोड़ा डेस्क्रिप्टिव टाइप नहीं है सर, और मैं इसको थोड़ा डेस्क्रिप्टिव टाइप में आंसर दूंगा, 3-4 पॉइंट्स में दूंगा। और शुरुआत करता हूं जहां पे आपने पहला सवाल पूछा था ना कि चैनल कैसे बनाए, वहां से लेकर के इस आंसर पे आऊंगा। तो जब अंकित इंस्पायर्स इंडिया की कहानी शुरू होती है तो उसका मेन जिम्मेदार मैं न्यूज मीडिया को ठहराता हूं, बिकॉज आप मीडिया को ओपन करिए, न्यूज ओपन करिए, इन जनरल आप ये पाएंगे, मैं सबको नहीं समेट रहा हूं, इन जनरल आप ये पाएंगे कि देश में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आप भ्रष्टाचार की खबर सुन रहे हैं, आप रेप की खबर सुन रहे हैं, आप आंदोलन की खबर सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूसेंस इज न्यूज, आप उसका बजाय न्यूज नाम रखने के न्यूसेंस रख दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। जहां जहां न्यूसेंस है वो न्यूज बनी हुई है, उसने इसको ये कह दिया, उसने इस तरह से बोल दिया, अब वो उस पर डिबेट चल रही है। मैंने कहा नहीं, रियल इंडिया ये तो नहीं है। मतलब हमारे देश में इतनी खूबसूरतियां हैं और उस खूबसूरती की और इतनी अच्छी खबरें हैं, इसरो कुछ अच्छा कर रहा है। मैं इसमें बीच में एक ऐड कर दूं सर कि मैंने इसरो का जब ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो लाइव दिखाया था, 1 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको मैंने इतने दिन से ये माहौल बनाया हुआ था कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं यार, हम क्या कुछ खास करने जा रहे हैं, आप इस पर आओ, इस पर मत जाओ कि इस चंद्रयान 3 का पैसा यूज करके तो टैप वाटर ले आते कि पुल बना देते। मैंने कहा वो काम करने वाले लोग हैं अपने देश में, मैं मेरा काम कर लेता हूं कि आपको कुछ खुशखबरियां सुनाता हूं। हमारे देश में ना बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है यार। आज डीआरडीओ ऐसे अस्पताल बना करके हवाई जहाज से नीचे गिरा दे रहा है जिनको रेडी टू यूज कर सकते हो आप। कौन बताएगा आपको? मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ते समय जब करंट अफेयर पढ़ा तो ये सीखा। मैंने कहा यार नहीं, ये जो यहाँ पे चल रहा है ना न्यूज, ये तो पेपर में पूछता ही नहीं है, और रियल में इससे फर्क भी किसी को नहीं पड़ रहा है, मसाला है, एंटरटेनमेंट हो गया ये। मैंने कहा नहीं, न्यूज कुछ और चल रही है। अब आती है बायसनेस की बात। तो पहले तो अंकित इंस्पायर इंडिया क्यों आया, संभवतः उसका थोड़ा बहुत आंसर आ गया होगा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बात बोलूं उससे आप डिप्रेशन में जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, और चूंकि मेरे 10 सर नहीं है, मेरे 20 हाथ नहीं है, हर काम मैं नहीं कर सकता। मैंने अपना डोमेन पकड़ लिया कि भैया मैं आपको वो खबरें बताऊंगा जिसमें आपको चीजें अच्छी लगेंगी। अब इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। अब आते हैं ओपिनियन वाले पे। जब मैं अच्छी बातें बताने लगा तो मुझे टैग किया गया। अब अच्छी बातें करता कौन है? सरकार कुछ अच्छा कर रही है। अब सरकार अच्छा कर रही है, ये गोदी टीचर है। जैसे गोदी मीडिया होता है, ऐसे गोदी टीचर टैग कर दिया। मैंने कहा ठीक है। अब ये बात मैं जन जन को तो नहीं बता सकता था कि मैं गोदी टीचर हूं या नहीं, लेकिन इसका ना एक बहुत ही व्यवहारिक आंसर देता हूं सर मैं आपको। आप जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं
तो सिविल सर्विसेज की नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं जिसमें कि निष्पक्ष था, यानी कि आपको इम्पार्शियल रहना है बीइंग ए सिविल सर्वेंट। ये आपको एथिक्स में पढ़ाया जाता है, ये आपको पबेड में पढ़ाया जाता है, ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और कंडीशनिंग किसी सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग में नहीं होती, असल में प्रिपरेशन में होती है। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आप क्रिटिकल नहीं हो सकते। होना बहुत आसान है, मैं हर चीज में परछिद्रान्वेषी हो सकता हूं, मैं हर चीज में कमी निकाल सकता हूं, मैं इस कैमरे में भी निकाल सकता हूं थोड़ा सा टेढ़ा क्यों रखा है। बट पॉइंट इज, आपकी नजर, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आपको उसमें भी अवसर तलाशना है कि यार बाढ़ आ रखी है, एक घर पानी में नहीं डूबा है, चलो इस पर अपन टेंट लगा देते हैं, औरों को पहुंचा देंगे। ये ऑब्जर्वेशन स्किल सिविल सर्वेंट में डेवलप की जाती है प्रिपरेशन के दौरान। तो मेरा कंटेंट पैदा होना, इस तरह का ही कंटेंट लेना कि वो ऐसी दिशा पकड़े जिसमें कि आपको हर समय हरा हरा दिखाई दे। उस हरे हरे में फिर एक आर्ग्यूमेंट बना कि यार आप तो सरकार की कमियों को भी नहीं उजागर करोगे। मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो मैंने कहा चलिए अब आपको मैं क्रिटिकल एनालिसिस का मीनिंग समझाता हूं। आलोचनात्मक विवेचन, कोई भी घटना हुई, उदाहरण के लिए मणिपुर हिंसा उठा लेते हैं जो कि बहुत डिबेटेड टाइटल है कि कोई भी व्यक्ति इस पे नहीं बोलता है, सरकार के समर्थक लोग जो हैं वो इस बारे में नहीं बात करेंगे। रुकिए, आलोचनात्मक विवेचन इस विषय पर भी यूपीएससी पूछ सकता है। कोई स्टेट पीसीएस उठा के पूछ लेगा कि बोलिए क्या था, मणिपुर हिंसा, आलोचनात्मक विवेचन करिए। जो बायस्ड विद्यार्थी हैं वो आंसर क्या लिखेंगे? सरकार का बड़ा फेलियर रहा, सरकार के फेलियर में ये हुआ, प्रधानमंत्री वहां चले जाते तो सब सॉर्ट आउट हो जाता। यही है ना विपक्ष का कोर एजेंडा, यही है हर जगह मुद्दा, यही है कि प्रधानमंत्री पहुंच जाए ना, बस दी एंड है। ओके, ये एक एस्पेक्ट हुआ। अब लिखो, उसने आपसे 250 शब्द पूछे हैं लिखने के लिए, क्या लिखोगे? आपसे उसने कहा आलोचनात्मक विवेचन करिए, इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार की आलोचना करिए। वो आपसे कह रहे हैं कि आपको पता है कि इसमें कमियां हैं, आप अपनी नजर में उन कमियों को पहले बताइए, लेकिन ध्यान रखिए आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आप उस आलोचना में सकारात्मक पक्ष ऐड करिए और कंक्लूजन में बताइए कि हालांकि ये कमियां हैं, अगर इन्हें इस तरीके से रास्ता दिया जाए तो ये हमारे देश के लिए सकारात्मक हो सकती है। अगर रियल मायने में सर किसी भी एस्पिरेंट को उठाएं आप, या कोई भी व्यक्ति जिसने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, आज के दौर में चूंकि हर व्यक्ति ओपिनिएटेड हो चुका है जैसा आपने कहा, तो वो हर चीज पर राय रखेगा, सत्य है। लेकिन ये भी कड़वा सत्य है कि उन्हें उनकी प्रिपरेशन में सिखाया ये गया था कि आप पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे। तो अब उम्मीद है कि आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर भी हो गया और चैनल वाले का आंसर बिल्कुल भी हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्योंकि आप जिस पर्सपेक्टिव से ये जवाब दे रहे हैं वो है फॉर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, डन, करेक्ट? उन्हीं के लिहाज से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तो आपका आउटलुक वो है। मीडिया के लिए, अब मीडिया को मैं डिफेंड बिल्कुल नहीं करता क्योंकि जो फूहड़ता प्रस्तुत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और उसको जिस तरीके से पॉलिटिकली लोग अलाइन हो गए हैं वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक बात है। और मेरा ये कहना है कि अगर उनको ये करके एक ऑडियंस मिल रही है तो उनको वो ऑडियंस मुबारक, हमको वो नहीं करके जो मिल रहा है हमको वो मुबारक। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरी बात ये है, आपका ये कहना है कि हर समय आलोचना क्यों, हर समय जो है नेगेटिव क्यों देखना, न्यूसेंस ही न्यूज क्यों? मेरा ये कहना है न्यूज का मतलब एटलीस्ट जो हमको समझ में आया है वो है जो उस समय चीज हो रही है वो, ठीक है? और कोई भी चीज अगर ऑर्डिनरी हो रही है, यानी कि अगर सरकार जो है वो सड़कें ठीक से निर्माण कर रही है, सरकार जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़क बना रही है, मेरे हिसाब से ये न्यूज नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं है, मैं बनाता हूं, मैं आपको ये बताता हूं पहले अपना पर्सपेक्टिव, फिर आप अपना बताइएगा। ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये सरकार से एक्सपेक्टेड है, नहीं, ये ये सरकार का काम है कि आप एक अच्छी सड़क बनाएं, अच्छा निर्माण करें, अच्छा फ्लाईओवर बनाएं और वो अच्छी क्वालिटी का हो, टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो। मेरा काम यहां पर आता है एज अ जर्नलिस्ट कि अगर मुझे ये पता चलता है कि वो काम जो जिस तरीके से होना चाहिए, जिस प्रोसेस से होना चाहिए, अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वो हाईलाइट करना।
मेरा ये कहना है कि ये दिस इज अ वेरी कोर फंक्शन ऑफ हाउ journalism. वी आर ट्रेन्ड एज अ जर्नलिस्ट। हम सिविल I सर्विसेज agree. के एस्पिरेंट नहीं है। हाँ, आई एग्री। और यही कारण है कि मैंने वो वाला जब ऑडियंस पकड़ा, जनता ने मुझे पसंद किया। हाँ। तो जो आप सवाल पूछ नहीं, रहे कोई थे, बात है ना, तो मेरी ऑडियंस ने मुझे इसलिए पसंद किया कि हाँ। यार भाई, तुम कम से कम पत्रकार मत बनो हाँ। कि ये जनता सवाल पूछती है, नेशन वांट्स टू नो, नो वन वांट्स टू नो। बट माय पॉइंट इज हाउ डू यू डू इट। अब मैं वही बता रहा हूँ। तो अब होता क्या है, दो जैसे- तरीके हैं। जैसे अंकित जी, होता क्या है कि आप, क्योंकि आपने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया ये बोल के, इस वजह से मैं जरा 30 सेकंड और ले रहा हूँ। प्लीज। आप अच्छाइयाँ गिनाएं, बेशक गिनाएं, ठीक है, लेकिन फिर वो अच्छाई गिनाना जो है वो खबर नहीं होगी। जर्नलिज्म में जब आपको ट्रेन किया जाता है तो एक बहुत बेसिक चीज़ें हमने अपने बॉसेस से और पढ़ाई की किताब में सीखी कि डॉग बाइट्स मैन, ये ज्यादा बड़ी खबर होगी या मैन बाइट्स डॉग। आप मुझे बताइए, एक इंसान ने कुत्ते को काट लिया और कुत्ता जख्मी, बस ये न्यूज तो बड़ी हो गई, हाँ। इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ। I मैं agree. इम्पैक्ट पे काम कर रहा हूँ हाँ। सर, आप न्यूज पे काम कर रहे हो, दोनों में अंतर है। आपकी न्यूज को कोई 10 दिन बाद नहीं देखेगा, हाँ। मेरे इम्पैक्ट को साल भर तक देखेगा। तो ये ही मेरा ऑब्जर्वेशन अपना अपना जो काम कर रहे हैं ना, हाँ। ये उसके लिमिटेशंस और बेनिफिट्स हैं। नहीं सर, अब मैं इसमें ऐड करता हूँ इसी पॉइंट पे कि सरकार ने सड़क बनाई, ये तो उनकी ड्यूटी थी, बहुत अच्छी बात है। ड्यूटी बनाई, इसलिए मेरा तो ये सवाल होता ही नहीं है कि मैं करूं इस बात को कि आपने ये क्यों कर, सड़क बना दी, ड्यूटी थी, करिए आप इसको, बहुत अच्छी बात है। क्या सर मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकता क्या? सरकार ने सड़क बनाई, पिछली सरकार ने इतने समय में बनाई, अमेरिका में इतने समय में बनती है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब ये तो एनालिसिस हुई, एनालिसिस, मेरा प्लेटफॉर्म ही एनालिसिस है ना सर, नाम ही मेरा रियल न्यूज एंड एनालिसिस। एग्जैक्टली, मैं एनालिसिस ही करता हूँ और उस एनालिसिस में मैं सरकार का वो पॉइंट लेके आता हूँ कि इस तरह से ये चीज अच्छी हुई। अब आता है पॉइंट कि जनाब इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने कुछ गलत कर दिया, तो आप उसको उठाओगे ही नहीं। नहीं, वो भी उठेगा। अब वो कैसे उठेगा? जो काम मैं कर रहा हूं, असल में मैंने वो निर्वाचित प्रतिनिधि को विपक्ष के रूप में छोड़ के बताया हुआ है, जो मेरे देश का अपोजिशन है। देखिए, हमारे देश में सबके कुछ ना कुछ काम बटे हुए हैं। पत्रकारिता के रूप में पत्रकारों के काम है, राजनेताओं के रूप में राजनेताओं के काम है। मेरे निर्वाचित प्रतिनिधि जिनके पास अपना वोट बैंक है, और अगर वो निर्वाचित नहीं भी हुए और अपोजिशन में, फिर भी वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मेक सेंस, बिकॉज उनके पास लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरी बात पूछो। वो हो सकता है धरने के रूप में पूछें, वो हो सकता है जैसे अभी पहलवानों वाला आंदोलन हुआ, हमने उसको बहुत अच्छे से कवर किया। मणिपुर हिंसा हुई, हमने बहुत अच्छे से कवर की। हमने हर एक चीज, किसान आंदोलन हुआ, हमने हर एक चीज कवर किया। कवर करते समय उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उतने ही अच्छे से एनालाइज करिए। आप समझ, करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार का मुखारबिंद बन गया हूं कि भैया आई एम द स्पोक पर्सन, आइए मैं बोलूंगा। नहीं, अगर कोई न्यूज बनी है मेरे लिए, तो फॉर्डर जो है ना वो आप लोग हैं। आपने न्यूज बना दी, अब मैं उस न्यूज पर आता हूं कि अपोजिशन इस बात को कर रही है, तो इसमें तर्क क्या है, वो किस पॉइंट को लेकर इस बात को उठा रहे हैं, इसको समझो। गलत अपोजिशन भी नहीं हो सकता जब तक सत्ता पक्ष के पास एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं होगा। लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, इतना प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना कि 3 जो आयाम है, चौथे पिलर आप लोग हैं, लेकिन जो डिग्निफाइड तरीके से जिनको किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि साहब न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, सब पर यह बात लागू होती है। अब तीनों ही अपनी ड्यूटीज को जो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जब हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, व्यवस्थापिका से, लेजिस्लेचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा मुद्दा उठाओ, जैसे अपोजिशन ने इस समय नीट का मुद्दा उठाया, बहुत अल्टीमेट मुद्दा था सर, मुद्दा उठाया। आज आप सोचिए कि जिस बात को लेकर सरकार डे 1 से डिनायल मोड में थी कि कुछ हुआ ही नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अपन जब बात कर रहे हैं कि जिलेवार जहां जहां एग्जाम सेंटर्स हैं उसके हिसाब से रिजल्ट निकालो। जब कुछ हुआ नहीं तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? और आई वाज दैट पर्सन जिसको मैं ये कह सकता हूं, डे 1 में ये खबर हमने 4 जून को पेपर का रिजल्ट आया, वो जून को रिजल्ट आया है, पूरा की पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उठा हुआ था इस चीज को दिखाने में कि रिजल्ट क्या रहे, इसके एनालिसिस क्या रहे। मैं 5 तारीख को अपने रियल न्यूज एंड एनालिसिस में नीट का मुद्दा उठा चुका था। नीट का मुद्दा उठाया, 6 जून को हमने अलग से अंकित इंस्पायर इंडिया पे उसको फिर से पोस्ट किया, जनता तक पहुंचा। फिर जो जिम्मेदार है, क्योंकि मैं कोई कोचिंग वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरा बच्चा एग्जाम में नहीं पढ़ रहा है, मेरा काम था आप तक ये बात पहुंचाना कि देखो
किसी चीज के पीछे कुछ और चीज चिपका के दे दी गई है। आप मोदी जी रहेंगे या नहीं इसकी चर्चा में चिंतित हैं, लेकिन डॉक्टर देश के रहेंगे या नहीं ये किसी ने हल्के से चिपका के दे दिया है। 21 दिन पहले रिजल्ट इसलिए दे दिया क्योंकि इस गॉसिप में आप उसकी चर्चा करना भूल जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने उठा लिया है। मैंने एडुकेटर्स जो पढ़ाते हैं कोटा में, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, संपर्क किया। मैं कहा भाई सुनो, मुद्दा है ये। बोले अंकित जी हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देख के लगता है कि ये बड़ा बड़ा विषय है। मैंने कहा तो आओ चर्चा करते हैं। सर लेके मैं यहाँ तक आया हूँ, वकीलों तक से मिलवाया है। मैंने कहा देखो मैं केस लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन राइट वे ये है कि आप जाएं कोर्ट तक रास्ता पकड़ें कि माननीय कुछ तो राह दिखाओ, और आज देख लो सर आपके सामने रिजल्ट्स हैं। फिर बाद में जिनके पास पैसे हैं सर वो सब जगह दिखाई दिए, हम लोग फिर साइड में होके दूसरी न्यूज़ इशारों में आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा मंच नहीं है जहां पर हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करें। वो बहुत सारे ऐसे सर थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनमें से कई सरों की पिटीशन वापस हो गई उल्टे पांव। उसमें से बहुत सारे सर थे जो यूट्यूब के वीडियो बना रहे थे, मिलियंस के व्यूज पा रहे थे, वो प्राइवेट हुए, वो सब वीडियोस प्राइवेट हो गए। वो वीडियोस कहाँ हवा हो गए पता ही नहीं चला है। डेफिनेटली वो वीडियोस बनाने वाला जो सर हैं वो कहाँ चले गए, किसको क्या पता। एग्जैक्टली। एनीवे, तो अंकित जी ये तो हो गई वजह, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस बातचीत में, क्योंकि आपने जर्नलिज्म में हम किस तरीके से एक ख़बर को देखते हैं, और ये आपकी बात सही है कि हम लोगों की जो खबर देखने की तरीका है वो, मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है। शॉर्ट टर्म मतलब अभी ये चीज़ हुई है, अभी ये बताओ, मुजफ्फरनगर में अभी ये हुई है, अभी उसको जा करके रिपोर्ट करो, या फिर फलानी जगह अभी ये नतीजा आया, इस नतीजे में ये हुआ, इसने ये बोला, ये भी जरूरी है। हाँ, आपकी एनालिसिस उसी पे टिकी हुई है। एग्जैक्टली, मेरा फॉर्डर है आप, मैंने कहा ना, आप वो नहीं होगा तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। असंभव। मैं बस जब मीडिया को देखता हूँ ना तो बस एक ही चीज तक पहुंचता हूँ कि मीडिया ये न्यूज लेकर के मेरा काम आसान कर रही है, मैं मीडिया का काम और आसान कर देता हूँ, क्योंकि उनकी खबरें और अच्छे से लोग तब सुनेंगे जब मैं लोगों को समझा दूंगा। हाँ, जब उन्हें पता होगा कि ये बोल क्या रहे हैं। हाँ, और यहाँ मैं मीडिया की लॉन्ग टर्म यानी कि एनालिसिस में मैं मीडिया की विफलता इसलिए मानता हूँ कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं लोगों को अच्छे से समझाने। एक तो कोई चीज हो गई, लेकिन उसका जो बेसिस है जर्नलिज्म में, बेसिस है वो है 5W and 1H, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु एंड हाउ। तो आप हाउ मिसिंग है सर आप। एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ये अटेम्प्ट भी करते हैं 5W and 1H, लेकिन उसमें इतने क्विंटल ओपिनियन लदा रहता है और प्री कंसीव्ड नोशन है जिसमें आप पहले मत बना चुके हैं, फिर आप उसके फैक्ट्स ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम मैंने महसूस करनी शुरू कर दी थी, एटलीस्ट देखनी शुरू कर दी थी। आप ओपिनियन रखिए, लेकिन भैया तथ्यों पे रखोगे ना। तो अगर आप तथ्यों पे रखेंगे तो जैसे कि आपने बोला कि 4 बार हो सकता है कि आपका मत जो है वो किसी एक किससे मिले, 2 बार किसी और से मिले, 3 बार किसी तीसरे से मिले। लेकिन अभी मीडिया में ये हो गया कि या तो आप पूरी तरीके से इनके हो जाइए या पूरी तरीके से उनके हो जाइए, आइदर माई वे और नो वे। बस ये स्थिति मीडिया में बनी थी। लेकिन अभी पता नहीं क्यों सोशल मीडिया, यूट्यूब और यूट्यूब पत्रकारिता, इसने ये स्पेस बहुत अच्छे से बन पाया है कि साहब थॉट तो बाहर निकल के आएगी और लोग अपनी राय रखेंगे सर। और इसको मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि हार्श रियलिटी है, कई बार हमारे ऑडियंस को ये बात नहीं पता होती कि उन्हें लगता है कि हम लोग जो भी बात बोल रहे हैं उस बात को बोलने का हमें शौक है। नहीं साहब, हमारा रोजगार भी यही है और इस रोजगार से धन उपार्जन भी होता है। हम अपने गृहस्थ को बहुत अच्छे से इसी की वजह से चला रहे होते हैं। अब उसमें वो कहाँ जाकर रुकेगा, कितने खाकर, कितना पैसा खाके आप बड़े बनेंगे, ये आपकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। इसी बीच में मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया का जो लड़ाई शुरू हुआ वो क्या था कि मीडिया पर अगर आपको अपना एडवर्टाइज पेस्ट करना है तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा बहुत महंगा था। भाई अगर प्राइम टाइम पे आपको जाना है, 1 सेकंड 5 सेकंड की बाइट अगर चलानी है तो इतने लाख रुपए का एक बार में आपका खर्चा है। मीडिया का बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी रहा, क्योंकि जिनको लगता है कि पत्रकारिता फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, नहीं भाई, उनके घर में भी रोजगार से पैसे आ रहे हैं और वो पैसा एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है।
अब वो एडवर्टाइजमेंट आता ब्रेकिंग न्यूज पे कि कितना मसाला लगाकर आपने दुनिया के सामने नजर में बने रहने का काम कर लिया। जो जितनी देर नजर पे टिक रहा है वो उतनी अच्छी टीआरपी, जिसको आप भाषा में टीआरपी बोल रहे हैं, अब वो चीज उसकी कमाई है, चैनल की कमाई इस पर टिकी है, तो अल्टीमेटली मसाला ही परोस करके तनख्वाह और पैसे और पॉकेट्स बड़ी की जा रही हैं। यह काम यूट्यूब पर बहुत सस्ते में हो गया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट है नहीं। यूट्यूब ने खुद ने कह रखा है मैं डालूंगा एडवर्टाइज, कोई दूसरा नहीं डालेगा। तो जो न्यूज चैनल्स पे XYZ लोग डालते हैं, यहाँ यूट्यूब ने खुद ने कह रखा है ये काम मैं करूंगा। तो फिर तुम वो काम करो जिससे जनता तुम्हें देखने आए। अर्थात मीडिया को अगर अच्छे से काम करने देना सरकार चाहती है तो एक फंड बनाए, एडवर्टाइजमेंट वहां से अलोकेट हो कि सब मेहनत करो, जिसके व्यू अच्छे आ रहे हैं मैं अलोकेशन दूंगा। मतलब ये कहेली पुलाव हो सकते हैं, लेकिन मैं कहेली पुलाव से ज्यादा ये बहुत ही खतरनाक पुलाव भी हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार आपके ऐड को कंट्रोल कर लेगी, आप एक ऐसी बात बोल रहे हैं अंकित सर, अब मैं बताता हूँ कि आपकी हो जाएगी ट्रोलिंग। अरे सर क्योंकि मैं ही आपसे नहीं मानूंगा। मैं मनाता हूँ ना सर आपको। अब क्या होता है, देखो सरकार कैसे ऐड कंट्रोल करेगी। हाँ, यही मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सरकार का ऐड कंट्रोलिंग, मैं यूट्यूब के ऐड कंट्रोलिंग की तरह बात करता हूँ। आज आप जिस यूट्यूब पर मेरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है। आप उस पर तो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो मेरा ऐड कंट्रोल करे, दैट इज ओके। सर ये आपकी मतलब विचारों में मतभेदता नहीं है। आपको एक आदमी जो बैठकर वहां से कितना एडवर्टाइज मैं इस चैनल पे डालूं, इसको उठाऊं कि नहीं उठाऊं, आप उस पर इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके खुश हो रहे हैं। वहां जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसको आपने वोट दिया है, लाइन में लग करके कई मुद्दों से हरा के जिता के उसको वहां बिठाया है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सर ये तो फिर हमारे अंदर का खालीपन है। खालीपन नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि ये विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल वाली बात भी है। एग्जैक्टली। सरकार अगर इस तरीके की किसी चीज को कंट्रोल करना चाहती है, इस देश में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज की क्या हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ट्रू, ठीक है। जो एजेंसीज हैं उनके दुरुपयोग के आर्टिकल्स आपने तमाम पढ़े होंगे, आपने शोज भी किए होंगे, भी हैं, डिस्कस भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। इवन बोला तक जाता है कि ये केज में बंद पैरेट है। फिर बिल्कुल बोला। तो जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की आप ये ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अगर एक और कोई एजेंसी जो है सरकारी, अगर वो आपके फंड्स के ऊपर बैठेगी तो फिर वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगी। इसकी कोई गारंटी हम लोगों के पास नहीं। मैं 3-4 उदाहरण देता हूं आपको, मतलब इस डिबेट को पर्सनल मत लेना। और ये किसी भी सरकार पे लागू होता है, किसी भी। मैं सब चीजों पे चलता हूं, ठीक है। असल में ये बहस जाकर टिकती है दो विचारधाराओं पे। एक विचारधारा का नाम है साम्यवादी विचारधारा और एक का नाम है पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा जहां सब चीज सरकार कंट्रोल करती है, और पूंजीवादी विचारधारा जहां प्राइवेट प्लेयर्स फायदे के अकॉर्डिंग चीजें देते हैं। आसान भाषा में हमने इस बात को बताया। अब जब ये बात आती है कि इंडिया कैसा है, मिक्सचर ऑफ दैम, दैट इज समाजवादी, कि हम लोग कुछ प्राइवेटली रन है, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू रन है। चलिए ठीक है। अब बड़ा बहस ये आता है कि किस चीज को हम सरकार के हाथ में देके खुश हैं और किस चीज को सरकार के हाथ में ना देके खुश हैं। सर हमारे देश में प्रोटेस्ट होते हैं जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है। मतलब रेलवे का निजीकरण होगा, आप और मैं इस पे शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लगेगा कि इतने सारे लोगों का रोजगार संकट में आ सकता है अगर प्राइवेट आदमी आ गया तो। हम चाहते हैं कि ये तो सरकार के हाथ में रहे। यानी बेगार तो सरकार के हाथ में। कौन सी बेगार? रोजगार देना बेगार नहीं है मेरी नजर में सर। खर्चा रेलवे का, आज जब हम लोग अलवर से जयपुर का सफर 25 रुपए के अंदर कर लेते हैं सर, 25 रुपए तो मेरा घर से निकलते टोल कटता है। गाड़ी 2 मिनट ऑन रह जाए तो सर उसके अंदर 25 रुपए का डीजल फूक जाता है। लेकिन 25 रुपए में सरकार मुझे उठा करके अलवर जयपुर ट्रेवल करा रही है पैसेंजर ट्रेन से, वो तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब मेरी सरकार उठा करके मेरे अकाउंट को आरबीआई के माध्यम से सिक्योर कराती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई सुनो, तुम्हारी प्राइवेट बैंक अगर डूब गई ना, चिंता मत करो, आरबीआई 5 लाख रुपए का तो तुम्हें तुरंत भुगतान करेगी। वाह सरकार, गजब हुआ। हमारी सरकार की तरह न्यायपालिका बैठकर हमारे देश में न्याय बांटती है, हमें अच्छी लगती है सर। ये फिर से हमारे हितों पर आके टिकती है। मैं मीडिया पर बात ये नहीं कर रहा हूं सर कि ये पैसे का अलोकेशन सरकार में मीडिया का नहीं। आप बनाओ ना, संसद को बनाओ जिम्मेदार, आपने चुन के भेजी है ना। आप एक काम करो, पक्ष विपक्ष बराबर दे दो। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये नहीं चाह रहा सर, मैं चाह रहा हूं कि जो जिसका काम है वो उतना अच्छे से उसे प्रोड्यूस कर दे। इंसेंटिवाइज करने का तरीका ये मतलब
डिसाइड करिए ना, बुद्धिजीवी लोग डिसाइड करिए, पत्रकारों के समिति बने, डिसाइड हो, ग्रुप बने आप लोगों के, हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन हो। मतलब मैं इस पार्ट पे तो बात ही नहीं करना चाह रहा था, करेक्ट, बट वाइल डिस्कशन ये पॉइंट निकल के आया, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्यों ना इसकी बहुत अच्छे से ओपन चर्चा हो। आओ बैठते हैं संसद में, इस बात पर प्रॉपर चर्चा हो। अपोजिशन कहे कि नहीं सर, ऐसी चीजों पे बराबर स्टेक रखेंगे हम। भाई जैसे आज अपन बोलते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति होनी है, तो एक एलओपी भी बैठेगा, 3-2 में से 2 आदमी मतलब अब सरकार के हैं, 1 आदमी है, बोले नहीं सब आगे से 2-2 होगा अगर मीडिया का मामला होगा। लाओ ना। मैं आर्ग्यूमेंट किस बात पे कर रहा हूँ, उसके पीछे बड़ा तर्क ये है, जिस गूगल पे बैठकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं सर, इस गूगल ने 2 महीने पहले हम यूट्यूबर्स की नींद उड़ा दी थी, विशेष रूप से उन लोगों की जो एप्लीकेशन के थ्रू कोर्स बेचते हैं। सीधा कोर्स पे 30% कट यूट्यूब ने बिल्कुल तुगलकी फरमान निकाल दिया। कौन सी संसद में उठी वो बात? सर पॉइंट ये है। नहीं, वो मैं आपकी बात, जो प्राइवेट एंटिटी की मनमानी, ये वो वाली बात है। ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है सर ये। हाँ, एकदम मोनोपोलिस्टिक है। और जितना जनता का भला सरकार कर सकती है सर, वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। हो सकता है आपकी पसंद की सरकार ना हो, कोई बात नहीं, अरे आप जिम्मेदारी तय कर दो ना, सरकार हम ऐसा चाहते हैं। आप पूछेंगे हम कौन होते हैं कहने वाले? अजी साहब आप ही थे लोकपाल आंदोलन करने वाले, आप ही ने लोकपाल डिमांड किया था, सरकार को बिठा दिया था कि सरकार संसद में बैठो, टाइम है या नहीं आप बैठिए और बैठ करके ना ऐसा कानून बनाइए जिसमें हम ये चाहते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मीडिया के पास तो माउथ है सर, ऑडियंस है। जिस दिन वो कहे खुद कह के बैठ जाएगी कि नहीं भाई हम यार रियल में काम करना चाहते हैं और सरकार आप हमारे लिए ऐसा प्रावधान कर दो जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, एक संसद हमारी बना लो। बहुत खूब। अब आइए, अब बात करते हैं वापस इन वीडियोस की। और इन वीडियोस में आपने मुझे ये बता दिया कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन, बहुत जटिल कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। और लार्जली ये एस्पिरेंट्स के लिए है, लार्जली ये उन लोग, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और कोई भी इसको कंज्यूम करना चाहे। सर मैं तो, मेरा जब यूट्यूब एल्गोरिदम देखता हूँ तो पता चलता है कि मेरी ऑडियंस में मेजॉरिटी ऑडियंस अब 34 साल से ऊपर की है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की एज पूरी हो गई है, उससे ऊपर की ऑडियंस आधी से ज्यादा है। अब मुझे ये बताइए कि यूट्यूब के बारे में अक्सर ये कहा जाता है और सोशल मीडिया के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जब तक आप कोई धड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक वो एल्गोरिदम आपको उस तरीके के व्यूअर्स नहीं देगा। अक्सर ये चीज यूट्यूब के बारे में या फिर एल्गोरिदम्स के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में कही जाती है कि यू हैव टू फाइंड योर ट्राइब। और आपकी ट्राइब जो है, वो आपका इकोसिस्टम जो है, वो जब तक आप उनके जैसी बात नहीं करते रहोगे तब तक यूट्यूब उसको रेकमेंड नहीं करेगा। तो फिर आप करते रहिए अपने आपस की बात, वो पहुंचेगा ही नहीं जहां को। आसान भाषा में समझाता हूँ। तो आप इसको कैसे मैन्यूवर करते हैं? पहले तो मैं आपको आसान भाषा में ये समझाता हूँ कि ये एल्गोरिदम होता क्या है ना, जो जितना मैं समझाऊँ, मतलब आई एम नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं आपको आसान भाषा में इसको जो मैंने डिकोड किया है वो बताता हूँ, और उसके बाद कैसे इसको किया जाता है उस पर भी हम चर्चा करते हैं ना। पॉइंट 1, मुझे आपकी कोई बात पसंद आई, अब मैं उस बात को सुनना चाहता हूं कि इन्होंने इस विषय पर क्या राय रखी। मैं गूगल पर जाऊंगा, आपको सर्च करूंगा, गूगल उसको अपने पास सर्च इंजन में एज ए सिक्योर डेटा रख लेगा कि यार इस व्यक्ति की सर्च हुई है। ठीक है, 10 आदमियों ने और बात करी कि सुनो साहब, उपाध्याय साहब बढ़िया बात करते हैं। अच्छा, उपाध्याय साहब की बात तलाशते हैं। गूगल ने उस डेटा को भी रख लिया। जब गूगल को यह समझ में आया कि 100 लोग उपाध्याय साहब को सर्च कर रहे हैं, अब उसका एआई उसको समझाता है कि सुन भाई, जनता लिख रही है, तू बेवकूफ है क्या? उसको दिखा नहीं सकता तू? गेटिंग माय पॉइंट? उनकी प्लेट पे परोसना भाई, दैट इज एल्गोरिथम। तो जब किसी व्यक्ति को सर्च करना शुरू किया जाता है, यूट्यूब उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। तो कहां से शुरू हुई ये कहानी? सर्च होने से। सर्च इंजन डिपेंडेंट है असल मायने में यूट्यूब का एल्गोरिथम। अब आप कहेंगे सर कोई तो व्यक्ति पहली बार ही आया है, सही बात, फिर क्या करे? यूट्यूब का इस तरह से, जैसे होता है ना लोकतांत्रिक तरीके से प्राइवेट कंपनी चल रही है, ऐसा कई बार फील भी होता है कि वो नए क्रिएटर्स को भी 1-2 बार आपके सामने फ्लैश कर देगा। आप कई बार ऐसे वीडियोस भी अपने आगे से गुजरते देखेंगे, 2 व्यू, 100 व्यू, 150 व्यू, मैं बहुत बार देखता हूं ऐसे।
जिन पे व्यू नहीं है फिर भी आपके सामने से उसने निकाल दिया। अब यहां से काम आता है कि भाई इतनी दुकानों में से मेरी दुकान पर आप रुकें, तो मैंने अपनी दुकान पर क्या कुछ ऐसा डिस्प्ले में लगाया हुआ है जैसे आप थंबनेल बोलते हैं कि भाई इसमें ये माल रखा है, अगर देखना चाहते हो तो आओ। तो इसको क्लिक रेशो कहते हैं, कुछ नाम है इसका पर्टिकुलर, CTR, क्लिक थ्रू रेशो जो भी है। तो आपका थंबनेल उस झांकी में से आपके पास क्लिक बेट लेके आता है, क्लिक कि हाँ ये क्या बोल रहा है। अब आपने बोलते ही उसका मन मोह लिया कि भैया मुद्दा ये है, खुल के बतियाने वाले हैं, आओ चर्चा करेंगे, तो वो आपके पास रिटेन करने लगता है। इतना ही मैं YouTube को समझा हूं। कहते हैं कि जिसने YouTube को समझने की गुस्ताखी की, YouTube ने उसी को गलत सिद्ध किया। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत जो अनुभव है वो आपसे साझा कर रहा हूं। अब मैं यही जानना चाहता हूं कि आगे आप क्या करेंगे, मतलब क्या सोचा, क्या है आपने? 4 चैनल हो गए 1.5 साल में। नहीं सर, इसको ना ऐसे मतलब मैं समझता हूं अपने बारे में, इंसानी प्रवृत्ति है कि जहां रिवार्ड मिल रहा होता है ना, वो उस काम को रिपीटेटिव करता है, और जिसमें ज्यादा रिवार्ड मिल रहा होता है उसको और ज्यादा करता है। तो उम्मीद है आंसर तो एक ही लाइन में मिल गया। अब इसको एलोबरेट करता हूं, तो सर मुझे रिवार्ड मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है इस बात को समझने में, तो मैं अब आगे प्रयास कर रहा हूं कि जो थॉट मेरी है मैं थोड़ा और उसमें अंदर एंट्री लोगों को कराने दूं। फॉर एन एग्जांपल, अभी हमने एक इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज शुरू की है। देखा मैं पर्सनली जिस चीज से इंस्पायर होता हूँ, कुछ ऐसे लोग जो अनसंग हीरोज हैं, उनके बारे में जो चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने हमारे भारत का असली ताना बाना पकड़ के रखा हुआ है। हालांकि उनको बहुत बार बहुत से प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया है, पर मैं मेरे हिस्से का कर रहा हूँ। करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूज तो सब लोग कर रहे हैं, मैं मेरे हिस्से का कर रहा हूँ। मैं मेरी ऑडियंस, जो मेरा एक छोटा सा परिवार है, उसके लिए कि सुनो यार मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी देख लो। मुझे उस बात से मतलब ही नहीं है कि दुनिया में ये कितनी बार दिखाया जा चुका है या कितने लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा परिवार है ना, वो उसे मेरे नजरिए से देखना चाहता है। मेरे नजरिए से आओ मैं मेरी दुनिया दिखाता हूँ। मैं जिससे इंस्पायर होता हूँ वो ये लोग हैं। बहुत खूब। और मेरी जो ताकत है सर, लिटरली बता रहा हूँ, एक समय के बाद आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है, कि पैसा एक नंबर रह जाता है, बस हमारी जरूरत भर का पूरा होता रहे, काम चलता रहे, और 2-5 साल साफ दिख रहा हो कि चल जाएगा यार, फिर काम तो मजा तो काम में ही आता है। काम कितना अंगेजिंग है, इसमें रोज किक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कुछ नया करने का मन आ रहा है कि नहीं। तो सर बाय गॉड ग्रेस आप ही लोगों की वजह से मुझे न्यूज में ये मजा आया, और धीरे धीरे मुझे उस काम में भी मजा आ रहा है। तो देखते हैं सर ईश्वर कहाँ तक लेके जाता है। बहुत खूब। ये जो जर्नी रही है आपकी, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, खास तौर से एक जिसमें जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी किया, और वो था वोडाफोन, जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम, और ये क्या है, इसको समझा कैसे जाए। इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स थे। आप जब जितना उसमें जाते जाते हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप समझना शुरू करें किसी सब्जेक्ट को इस लिहाज से कि उसको समझा जाए, और एक ये होता है कि खास तौर से जर्नलिज्म में मैंने नोटिस किया है कि आप किसी चीज़ को समझना शुरू करें और आपको कोई समझा रहा हो अपने लाभ के लिए। जैसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगी, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये बहुत ज़रूरी था बढ़ाना, वरना दिक्कत हो जाती। तो एक नज़रिया वो होता है, और एक होता है फैक्ट्स जो आप टटोलते हैं, आप बटोरते हैं, जिसमें आप एक अलग तरीके की स्थिति पाते हैं, और उसके बाद फिर उसमें कंपनी लाइक BSNL वो अपना क्या उज्जवल भविष्य देख रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन योर रिसर्च, जब आप किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ तक इन कंपनीज के वर्जन्स को देखते हैं या अलग अलग वर्जन्स को देखते हैं विद दिस क्रिटिकल थिंकिंग ऑन कि ये वर्जन इसलिए दे रहा है बिकॉज इसके पीछे इसका अपना एजेंडा है जो ये फर्दर करना चाहता है, ना कि मेरी ज्ञान वृद्धि। सर जब मैंने ये वीडियो किया ना, पहले मैं उस पर आता हूँ, फिर मैं आपके एनालिसिस वाले पार्ट पे पूरा आऊँगा। इस पर 2 तरह की ऑडियंस मेरे पास आई, क्योंकि पूरी तरह से ऑडियंस इस बात पर बटी हुई थी, या तो अंबानी जी वाले हैं हम, या हम विरोधी वाले हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, सब ओपिनियटेड हैं, जैसा हमने शुरुआत में कहा था। कुछ लोगों ने आके कमेंट ये किया, आपके पास इतना पैसा है,
आप अपनी बेटी की शादी पे इतना खर्च करते हैं, आपको क्या दिक्कत है? जब है तो खर्च करो ना, क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत सर किसी भी चीज़ से नहीं है। सक्षम है, आज आप सक्षम हैं कि आप एसी चला पा रहे हैं तो चला रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश की बुनियाद ना सर इस बात पर बनी नहीं है। मेरी देश की बुनियाद जिन गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के हम सम्मानित करते हैं, जिन्हें नोट पर पाकर खुश होते हैं, उन्होंने बनाई है। और उनकी बुनियाद में है कि पैसा है तो उसका मतलब नहीं है कि लुटाना है, इसका मतलब है कि जरूरत का काम लो, बाकी राष्ट्र निर्माण में लगाओ। उस अवधारणा को वो ट्रस्टीशिप कहते थे। उनसे जब पूछते थे ना कि बापू आप ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा रहे हो लेकिन बजाज को साथ बिठा के रख रहे हो, ये क्या है? बोले भाई मैं ये नहीं कहता कंपनी बुरी है, जो टैलेंटेड है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर आज स्किल है लोगों के पास, रिवार्ड दो इन्हें, ये बहुत बड़ा करें, हमारे देश की इकोनॉमी को बूम कराएं। तो पॉइंट नंबर 1 कि मैं किसी भी तरह से कंपनियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी तो वही काम कर रहा हूं ना, मैं मेरे काम में अच्छा हूं, मुझे सरकार करने दे रही है, ये मैं कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार जो करने दे रही है उसको वो लोग खर्च कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। सरकार का जो टैक्स है वो उन्होंने दे दिया, वो ठीक है। यार ना मेरे देश में ऐसा होता है कि मेरे साथ तो पर्सनली होता है सर, आप बताइएगा, मैं अगर खाना खा रहा हूं और अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने भूखा आके बैठ गया, लिटरली बता रहा हूं सर, खाना नहीं खाया जाता। आप कई बार आप लोग देखते हैं कि कई बार भाई मतलब हमारे देश के अंदर आयरनी है कि हम चौराहे पे निकल रहे हैं, एसी कार में बंद है, लेकिन कोई आकर के भीख मांग रहा है, दुख होता है। कुछ मन करता है इसकी हेल्प कर दें, कुछ मन करता है नहीं करें, कुछ इस तरह की चीजें और बढ़ जाएंगी, तमाम पीछे की चीजें चलने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तय है कि आप उस समय निगल नहीं पाते। हाँ, आप असहज हो जाते हैं। असहज हो जाते हैं। आपके मन में ये भी चलता है कि ये तो किसी सिंडिकेट का पार्ट है, ये इनके पीछे कोई बहुत सी चीजें चलने लगती हैं। माफिया आपको ऐसा लगता है कि यार ये देख रहा है ना जिस आंखों से मुझे, हाँ यार कैसे निकलो यार। करेक्ट। मैं चल बाद में खाऊंगा। इसलिए हाँ। आपको याद हो अपने घरों में कहते हैं कि खाना यार अकेले में बैठ के खा लेना, हाँ। है ना, मतलब एक इस तरह की परिपाटी सी रहती है, परिवार वाले साथ खा लो जो एक जैसे लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे खाने से किसी को आपत्ति ना हो। अच्छा, अब चलते हैं सर उन पे। मेरे देश में ना सर 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम के खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप 83 करोड़ रुपए में एक आदमी को नचा के खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने कमा लिया। मेरे को केवल उससे दिक्कत हो रही है सर। करो, प्राइवेट मैटर है ना, तो फिर पीआर क्यों कर रहे हो? क्यों आप हर जगह छाए हो? मैंने तो मना नहीं किया। इसको तो कितना बड़ा तबका है जो कि ये कहता है ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। सर लोगों ने ब्रांड इंडिया बना दिया इसको। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस मैरिज के एंड में टाइटल डाला, भारत के शासकों की शादी संपन्न। और ये पता है सर टाइटल कहां से उठाया था मैंने? विंडसर्स ऑफ करेक्ट ये उसमें गार्डियन में ये न्यूज़ छपी है। तो रीजन है, दुनिया इसको इस आईने से देख रही है कि इंडिया वालों खुश किस बात से हो रहे हो? तुम्हारे शासक लोगों के यहाँ शादी संपन्न हुई है, क्योंकि तुम सेलिब्रेशन में भी साथ हो ली। वाओ, बहुत बढ़िया, हमारे देश का ब्रांड ऊपर चला है। क्या ऊपर चला है? तुम्हारे कौन सी चीज तुम्हारी ऊपर चल गई? कल उसके यहाँ शादी हो गई, अब बताओ तुम्हारे घर में क्या सुधर गया? रिचार्ज महंगा हो गया, रिचार्ज तक महंगा हो गया। तो अब आते हैं वापस रिचार्ज वाले पॉइंट पे। तो पहला शादी का आर्ग्यूमेंट था, तो मैंने केवल इतना कहा, आपके पास पैसा है ना, खूब खर्च, चिढ़ाओ मत यार। इसलिए मेरा पहला टाइटल ये था, अंबानी शादी कर रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं? भाई मैं गरीब हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुमसे गरीब कैसे रह गया, और मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे घर में अनंत पैदा हो गया और मैं यार किसी गरीब मास्टर के घर में पैदा हो गया। किस्मत पे सवाल उठता है ना एंड में, तो दुख होता है भाई। प्लीज मेरे भाई, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, मत चिढ़ाओ, मुझे प्रेरणा दो कि मैंने ऐसे पैसा बनाया ना, तुम भी ऐसे बना सकते हो, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब ऐसे जो इवेंट्स है ना, जो तुम लोग प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके बड़े बड़े लोगों को, जब जकरबर्ग जैसे लोग आते हैं तो कॉन्फ्रेंस रूम में करते हो, शकीरा आती है तो नचाते सबके सामने हो कि देखो पैसे से हमने क्या कर लिया। उल्टा कर दो यार, वो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग तो पब्लिक कर दो, शकीरा को अकेले में नचा लो। प्राइवेट तसल्ली है ना तुम्हारी, कर लो यार। इससे मेरा देश का युवा भी तो मोटिवेट होगा कि जकरबर्ग कैसे सोचता है यार, बिल गेट्स कैसे सोचता है, उसका जियो पे चलाओ ना, जियो प्राइम पे वो चलाओ, जकरबर्ग कैसे सोच रहा है, वो तुम्हारी मीटिंग को कैसे समझा रहा है। ट्रू पैट्रियट हो ना, देश को बनाना चाहते हो ना, ऐसे कर लो यार। जबकि हो उल्टा रहा है ना। तुम मनोरंजन कर रहे हो, वो मनोरंजन भी मुझे दिखा रहे हो, मैं देख के क्या खुश हो रहा हूँ कि मैं तो इस लाइन में भी कहीं नहीं हूँ, पर मैं खुश किस बात से हो रहा हूं? आपको लगता है कि ऐसे लोग सोच रहे हैं?
क्योंकि मैं मन तो में सोच रहा हूँ माने ना। आप सोच रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है उसके लिए इट वाज अ सोर्स ऑफ ग्रैंड एंटरटेनमेंट। सर वो देखिए जरा, इसने ये पहना है, उसने वो पहना है। सर उन लोगों को ना इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है। पता है, मैं कई बार, मैं पता नहीं आपके चैनल पे बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जा रहा हूँ जो बाद में कितनी ऑफेंसिव होंगी मुझे नहीं पता है बट ठीक है सर। हाँ, हमें ना कई बार, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमें पढ़ाया और हमें कंडीशन ही ऐसे किया गया सो दैट हम पर शासन किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग क्लास है ना, वो कहीं अलग पढ़ाई करती है सर, वो हमारी वाली पढ़ाई तो नहीं करती है सर। हमारी जो कंडीशनिंग है ना, आप मैकाले की शिक्षा पद्धति से पीड़ित हैं हम सब। वो शिक्षा पद्धति नेट बना ही बाबू रही थी, वो बना ही मास्टर रही थी, वो बना ही वो आदमी रही थी कि भैया तू काम कैसे अच्छा करेगा। बिल्कुल। जैसे कई बड़े घरों में अपन देखते हैं ना कि वहाँ पे बाइयों की भी एक ट्रेनिंग होती है पहले सुबह सुबह। करेक्ट। कि तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ये करना है, करेक्ट। बर्तनों की आवाज नहीं आनी है, हाँ, अंकल के सामने नहीं आना है, आंटी के सामने नहीं जाना, हाँ, ये सब चलती है ना। हम्म। हम लोगों की बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग है, ऐसे बैठना है, ये पहनना है। अरे आप और हम इस बात से वो होने लगते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धोती पहन करके मॉल में घुस रहा है, हम ऑफेंड हो रहे हैं। करेक्ट। और क्यों रोक भाई? दिया गया उसको, रोक दिया जा रहा है भाई। हाँ। कंडीशनिंग देखो, किसी मॉल वाले को पता भी नहीं होगा सर कि उसने उस आदमी को रोका है। पता है किसने रोक दिया होगा? गार्ड ने, सेल्समैन ने, जो आपकी और मेरी तरह किसी सामान्य घर से पढ़ के निकले। उन्हें लगा अरे ये आदमी आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। क्यों भाई? मेरे पापा वही कपड़ा पहनते हैं, मेरे दादा वही कपड़ा पहनते हैं, उनने मुझे पैदा करके बड़ा बना दिया। तेरे दिमाग में अटक कहां से गया कि ये आ गया तो दिक्कत हो जाएगी? हाँ। अटक इसलिए गया भाई, तेरी कंडीशनिंग है कि जेंटलमैन कोट पैंट और सूट टाई लगा के आता है। देहाती लोग जो हैं वो धोती में आते हैं। तो आप जो कह रहे हो ना, रील देख के जो लोग खुश हो रहे हैं, खुश क्यों हो रहे हैं? उन्हें दिखाया ही ये जा रहा है, पेपराजी दिखाया जा रहा है, आज इसने ये पहना, आज इसने ये किया, दिखाया ही ये जा रहा है। आप उसे दिखा ही नहीं रहे कि जकरबर्ग ने ये बोला, इसका मीनिंग ये है। आपने कितनी बार सर अंबानी की वीडियो जो मार्केट में अवेलेबल है, मोटिवेशन की, जो कंपनी में बातें कर रहा है, वो बात कभी सुनी क्या आपने? पर आप कहते हैं नहीं, कंपनी की बात आपको क्यों बताएगा वो क्या कर रहा है? अरे भाई मेरे को अपना मानता है ना, वो मेरे लिए मनोरंजन कर रहा है, मेरे लिए तो नचा रहा है ना इन सब। मुझे ये सब भी बता दे, तो बता देना भाई, मेरा इससे बहुत भला होगा यार। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ। हाँ, मैं 10 लोग मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, आपने 50,000 लोग मैनेज कर रखे हैं भाई। कैसे कर रखे हैं यार? कैसे आप कंपनियों को चुटकी में खरीद लेते हो? कैसे 2 मिनट में बस आईपीओ में पहुंच जाते हो? बताओ ना यार। यहाँ आईपीओ तक जाने का रास्ता छोड़ो, नाम से डर लगता है। वो आपको बता देंगे तो फिर उनकी सीक्रेट आउट नहीं हो जाएगी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जब देश लोकतांत्रिक है तो किसी एक व्यक्ति के पास सारी एडवांटेज क्यों? और जब उसके पास है, इसी विचारधारा को मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक करने के लिए इस व्यक्ति ने सबसे पहले जब जियो का रिचार्ज किया तो प्रेडेटरी प्राइसिंग रखी। प्रेडेटरी प्राइसिंग ऐसी रेट रख दी जिससे कि सामने वाला सरेंडर कर दिया। हमारे एयरटेल जैसे जो हमारे 2-4 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि पहले 350 रुपए तक में 1 GB दे रहे थे, वो भी बेचारे हैंड टू माउथ हो गए कि नहीं साहब 250 में पूरा महीना खिलाना पड़ेगा। पर हुआ उनके साथ उस समय बड़ा अच्छा। हमें तो आजकल प्लेजर इस बात में होता है कि अंबानी की शादी में शाहरुख खान भी भीड़ में फंसा हुआ है। हमें खुशी इस बात खाना में खिला होती है, रहा है। हमें खुशी इस बात में होती है, देखा भाई साहब यहाँ पर था असली गेम। तो बोले क्या? बोले जियो के सस्ते होते एयरटेल धड़ाम से आ गया। भाई प्लेजर किस बात का आ रहा है? ये वो कौन सा कहते हैं, सेडेक्टिव प्लेजर होता है, कुछ वर्ड है, सैडिस्टिक प्लेजर है ये। तो इंडियंस को सैडिस्टिक प्लेजर आना शुरू हो गया। दूसरे के दुख में खुशी होनी शुरू हो गई है। और जब तमाशा दूसरा कर रहा है तो उसको लेके हम खुश भी हो रहे हैं कि हाँ भाई बहुत सही चल। हमारी कंडीशनिंग गड़बड़ हो रही है सर ये। और 2-4 लोग भी अगर हम ये करना शुरू कर दिए ना कि इस विषय पर केवल इस तरह से आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखो ना, जियो करे डेफिनेटली प्राइस हाइक करे, लेकिन भाई बेवकूफ बना के मत करे यार। हाँ, ढंग से करो। ढंग से। दूसरी चीज, इसका एक एडवांटेज भी हुआ जब वो आए और उन्होंने मार्केट डिसरप्ट किया। आपने 2017 के बाद एक इंटरनेट कंजम्पशन रेवोल्यूशन भी लाए हैं आप इस देश में। मैं तो बोलता हूँ मैं बाई प्रोडक्ट हूँ। मैं भी बाई प्रोडक्ट हूँ। लेकिन रिवर्स बोलूं सर, हाँ, मेरा पड़ोसी है ना, वो बेरोजगार है इनके कारण। संसाधनों का रीअलोकेशन हुआ है सर, बढ़ा नहीं। ये समझना है हमें। जिसकी दुकान पहले बहुत अच्छे से चल रही थी ना,
घर से निकलकर लोग बाइक चलाकर, साइकिल चलाकर सामान खरीदने जा रहे थे ना सर, अब नहीं जा रहे सर। थिएटर्स में जो लंबी लाइनें लगती थी ना, उस पे भी एक पॉपकॉर्न वाला खड़ा होता था, स्टैंड वाला खड़ा होता था, अब नहीं जाते सर। गेटिंग माय पॉइंट? एक हॉकर था ना जो सुबह शाम निकल करके डेली न्यूज निकालता था, उसका पत्र पत्रिका बिकती थी, अब नहीं निकलता सर। आप एप्लीकेशन पे आ गए। मैं प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, पर जिस चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दैट इज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये वन वे हो रहा है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी में रीअलोकेशन गवर्नमेंट का काम है कि करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि संसाधनों का किस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, बिल्कुल होना चाहिए, इक्विटेबल हो। लेकिन अब मैं आपसे, अभी आप जितनी देर ये बोल रहे थे मेरे मन में ये सवाल आया और मैंने मन में सोचा कि ये जितनी चीजें आपने मुझे बताई हैं जी, ये सब आपका पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। ये आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप तथ्यों को समझा नहीं रहे हैं, आपने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया जो मैं सोचता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर ये जो आपका मूल काम है उससे तो अलग हो गया। शुरुआत में आपने ये बोला कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और एक्सप्लेन आप किस चीज के, भाई ये चीज ऐसे, इस सेक्शन में ये बात, इसमें ये बात। अब आपने इसी को पकड़ना था, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एंड में मैंने जब विराम दिया, आर्टिकल पे जाके रोका मैंने। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। मैंने भी मेरे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल रखा हुआ है कि मेरी जब जब बातें होंगी मैं रेफरेंस में लाके खड़ा करूंगा। लेकिन आप अपने आप को ओपिनियन देने से कि मैं बच जाऊं वो वाली स्थिति में नहीं रखते। नहीं सर, जो मेरा मन है वो मैं बोलूंगा, लेकिन बोल के तर्क संगत कि ये हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये लिखा है मेरा देश। जैसे बहुत से हमारे ऑडियंस जो कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं किए, उन्हें असल में ये नहीं पता होता कि सरकारें बदल जाती हैं, योजनाएं क्यों नहीं बदलती। भाई पहले सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था, अब वो समग्र शिक्षा अभियान है। SSA ही पहले बोला जाता था, अब भी वो SSA ही बोला जाता है। तो सरकार ने किया क्या? मनरेगा पहले भी था, अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? सरकारें बंद क्यों नहीं करती? कर नहीं सकती। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है ये कि वेलफेयर स्टेट होने के लिए आपको काम करना है, और हर सरकार वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो आप अगर ये कहते हो कि मैंने इतने शौचालय बना दिए, या कोई कहता है कि मैंने मनरेगा शुरू कर दिया था, या कोई कह रहा था हमने गरीबों का उत्थान कर दिया, एहसान नहीं किया था। संविधान में मेंशन्ड है, यू आर सपोज टू डू दैट। आपने अपने बारे में बोला था कि पत्रकारों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा करें। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा तो हमारे एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से कहा, माननीय हम तो जा रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि जब संसाधन देश में बढ़े तो कृपया करके इन DPSP को उठा करके फंडामेंटल राइट बना लेना, जितना कर पाओ उन्हें अधिकार दे देना। और हुआ भी, शिक्षा का अधिकार ऐसे फंडामेंटल राइट बना। मतलब हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब अपना टैग लगा के, ये देखो हमने किया। कोई भी काम ऐसा अभी तक हमारे मतलब जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स नहीं किया जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। बस टैगिंग अपनी, हम गरीबी हटा रहे हैं, हम शौचालय बना रहे हैं, हम दारू रोक रहे हैं, टैगिंग है अपनी। जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कौन सा लगा है जो अब तक आपने बनाया है? मे नॉट बी एन एक्सप्लेनर, कुड बी योर ओन ओपिनियन ऑल्सो। मैं देखता हूँ आप बोर्ड के माध्यम से पूरा बिल्कुल, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही टीचिंग का है, तो वो बिल्कुल वो समझाता हूँ। हाँ, न्यूज़ लगता है कि मास्टर जी जो हैं वो समझा रहे हैं। अरे सर, उसका तो परिणाम ये निकला कि अब बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स न्यूज़ समझाने लग रहे हैं। मतलब वो भी बोर्ड लगा लिए हैं हमारी तरह, और पाठशाला करते हैं, पाठशाला कर रहे हैं। अजीत अंजुम जी बोर्ड लगा के अब न्यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे अब बोर्ड लगा के चल रहे हैं। वो तो खैर चलिए, सब लोग एक दूसरे से कुछ लेते हैं, हम उनका कर रहे हैं, वो हमारा कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं अप्रिशिएट होता हूँ उन चीज़ों पर जिनमें मुझे रिवार्ड अच्छे मिले होते हैं, ये नेचुरल फिलोसफी है। लेकिन समटाइम्स अगर कोई ये पूछ ले कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, तो सही है, बात तो ये है कि मेरा अच्छा अभी तक नहीं आया सर। मतलब मेरा अच्छा जब आएगा ना, जिसमें मैं ये कह दूं कि भाई ये मैं हूँ, वो अभी तक नहीं आया सर। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने किए हैं, फिल्मों की तरह होता है ये। जैसे आपने बहुत मन लगा के और बहुत खुश होकर के एक भयंकर क्रिएटिविटी की, आप नेक्स्ट लेवल पर हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया अपने हिसाब से, पर वो व्यूज वाले फ्रंट पे पिट गया, रिवार्ड चला नहीं, रिवॉर्ड नहीं मिला। लेकिन ये है कि
एटलीस्ट मैं अपने आप से इसलिए संतोष में हूं क्योंकि हमने यहाँ पर जो द रेड माइक में जिसे कहते हैं ना, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो ये है कि हम बात वो कहेंगे जो सही हो, जो हमें सही लगे। ये हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। सही भी कई तरीके के होते हैं ना। हमारा सब्जेक्टिव ओपिनियन जो हमें बताता है कि ये सही है, हम वो बात बोलेंगे, फिर भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। पॉइंट है। लोकप्रिय बात करने के लिए हमने कभी लोकप्रिय काम नहीं किया। हम लोकप्रिय हैं भी नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्लास बहुत मैटर करती है। मर्सिडीज के एडवर्टाइज सबके लिए नहीं आते, तो अगर आप एप्पल और मर्सिडीज बनने की राह पर हैं तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। देखिए इन सब चक्करों में कहीं माइक्रोमैक्स ना बन के रह जाए। नहीं। हम है ना आपके साथ, आत्मनिर्भर भारत। अंकित अवस्थी सर, बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।